सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने। दिनांक 24/2/2022 विधानसभा नानपारा 283 के प्रत्याशी मौलाना लाइक को जिताने के लिए पहुंचे नानपारा शहादत इंटर कॉलेज के प्रांगण में माननीय मिस्टर ओवैसी साहब के आगमन पर मौलाना लाइक IM पार्टी के प्रत्याशी और 282 बलहा विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ को वोट देने की अपील की और जनसभा को संबोधित करते हुए सभी मतदाताओं को पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को भाईचारा बनाए रखने की अपील की। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को मजबूत करने के लिए सहयोग करें, वोट मांगे और बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की तथा नानपारा को जिला बनाने की घोषणा की। अगर नानपारा की जनता अगर हमारे विधायक को मौका देती है तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार अगर बनती है तो जिला बनाने का भी हम लोग काम करेंगे। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वह काम हम लोगों ने 5 साल में करके दिखाएंगे। नानपारा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अपना समय दिया। यही भीड़ वोट में तब्दील होनी चाहिए। मत पड़ा इन जुम्मनों के चक्कर में। लीक हो गया। ये डबल इंजन की सरकार में युवाओं से इस तरह का बर्ताव किया गया। जब युवा नौकरी के लिए बेरोजगार निकलते हैं तो डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार उन युवाओं पर लाठियां बरसाती है, उनके सर और हाथ को तोड़ देती है। युवाओं को ये याद रखना है कि अगर आज वो गलती करेंगे तो फिर आइंदा 5 साल ऐसा ही पेपर लीक होता रहेगा। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को और गरीबों को ये बताना चाह रहा हूँ, मजलूमों को ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप भूल गए जब कोविड की सेकंड महामारी आई थी तो क्या पानी पर गरीब जनता की लाशें नहीं तीर रही थी? क्या डबल इंजन की सरकार ने आपको ऑक्सीजन दिया, आपको दवाई दी, अस्पताल में कोई इंतजाम किया? नानपारा में अस्पताल नाम की चीज नानपारा में नहीं है। डॉक्टर के कई वैकेंसीज है, ये डबल इंजन की सरकार उन वैकेंसी पर डॉक्टर को लाती नहीं है। शिक्षा का इंतजाम नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है। ये सब इस विधानसभा की तकालीफ है। आप एक मर्तबा यहाँ से मौलाना लाइक साहब को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये जो पूरी तकालीफ है, जो आपकी विधानसभा की तकलीफ है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम लड़कर इन तमाम आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ से हमारे गौड़ साहब है, जितेंद्र कुमार गौड़ साहब, जो बलहा विधानसभा के, मैं ये बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जन अधिकार पार्टी और बिंड समाज, कशब समाज और एक रिटायर्ड DGP साहब की पार्टी, हम सब मिलकर बाबू सिंह कुशवाहा की लीडरशिप में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया और हमने तय किया कि अगर आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपकी सरपरस्ती, आपकी रहबरी रहेगी, आपका वोट मिलेगा, सत्ता मिलेगी, तो इसका 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री हम बाबू सिंह कुशवाहा को बनाएंगे और दूसरे 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी को बनाएंगे। उसमें यह भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। बहुत सी बातें बीजेपी सपा करती है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, मगर अगर कोई सामाजिक न्याय की बात भी कर रहा है और उसको जमीन पर अमली जामे नामा पहनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। मेरी आपसे अपील है कि जब कुशवाहा और ओवैसी
एक मंच पर जमा हो गए गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम आपसे नानपारा की जनता से और बला की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने दिलों को मिला लीजिए। याद रखिए, जब दो कमजोर मिल जाएंगे तो जालिम का जुल्म खत्म हो जाएगा। जब दो मजलूम मिल जाएंगे तो उनको ताकत मिल जाती है। अगर आप कमजोर नहीं मिलेंगे तो जालिम सिर्फ आपके दिलों में नफरत पैदा करता रहेगा, दूरियां पैदा करता रहेगा और नफरतों की दीवारों में इजाफा होता रहेगा। ओवैसी और कुशवाहा इस बात को तय कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में हम नफरतों की दीवारों को खत्म करेंगे, हम दिलों को मिलाने का काम करेंगे, मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे, उनको उनका हिस्सा दिलाएंगे। ये पूरी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपने वोट से, अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से साथ दीजिए। हमारी पूरी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी और मोदी की सरकार ना बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 5 साल में इन्होंने बर्बादी के रास्ते पर लेकर चले गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि नानपारा से मौला लईक कामयाब हो, जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी कामयाब हो, क्योंकि जब ये कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो ये गूंगे अंधे बहरे बनकर नहीं बैठेंगे, ये लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देंगे कि नानपारा की जनता का इंसाफ होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि बीजेपी से कोई जीतता है तो फौरन निकलकर समाजवादी पार्टी में चला गया, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के घर में एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जिस किसी को डालकर धो दिए वो सेकुलर बन के निकल जाता है। तो भैया ने लिया इनको अपनी वॉशिंग मशीन से निकालकर बोला, ये लो तुमको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तुम सेकुलर और ओवैसी कम्युनल, तुम अच्छे और ओवैसी बुरा। पति और पत्नी बीजेपी में है, पति और पत्नी बीजेपी में है, 4 साल मोदी और योगी के चरणों में बैठे, जब चुनाव आ गया तो बोले नहीं अब भैया के चरणों में जाके बैठ जाएंगे। और हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जो लोग गुलाटी मास्टर हैं वो कभी नानपारा का विकास नहीं कर सकते, सिर्फ अपना ही सोच सकते। ये गुलाटी मारते, ये जनता को धोखा देते। आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप लईक को कामयाब करिए। ये गुलाटी नहीं मारेगा, ना ये किसी के पास जाकर भीख मांगेगा, ना ये किसी के पास जाकर किसी का कैदी बनकर रहेगा, ना ये किसी के लिए दरी बिछाएगा। ये प्रधानमंत्री आज कह रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं से, हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को बताना चाहेंगे कि आप इस बात का नोट ले लें कि अगर आप फिर से हिंदुत्व के नाम पर या फिर अल्पसंख्यक समाज को आपके दिमागों में बात डाल दी गई कि मोदी ने इनको दबा कर रखा, याद रखिए उत्तर प्रदेश के युवा को 27 तारीख को जब वो मतदान करने जाएगा तो हम उन युवाओं से अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, याद रख लो इस बात को कि जब आप टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का इम्तिहान लिखने गए, अपने गांव से निकले, आपने 6-6 महीने तैयारी की, कर्जे लेकर तैयारी की, आप रात भर रोड पर फुटपाथ पर ठहरे रहे कि सुबह में जाकर इम्तिहान लिखूंगा। तो यही योगी सरकार ने इम्तिहान को मनसूख, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट किसी के होते हैं तो मुसलमानों के 4%, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगार अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। जिंदगी में इंसाफ नहीं हुआ तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं और मुसलमान हैं अल्पसंख्यक समाज के, वो उनसे 6 साल पहले दुनिया से चले जाते, मर जाते। अब आप बताइए, ये आपको मैं बता रहा हूं, उसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप?
तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं आपके सामने। ये आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। याद रखो, अगर आज आप गलती करेंगे तो 5 साल के बाद जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल के, वो 5 साल के बाद आपसे पूछेंगे, बताओ बड़े अब्बा, बताओ अम्मी, बताओ भैया तुमने मेरे लिए क्या किया। तो आप ये कहेंगे कि हम बीजेपी को हरा रहे थे और अपने घर को वीरान कर दिए। क्या जवाब देंगे आप? मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं तो दीवाना हूं आपका, मैं तो आपके लिए लड़ता रहूंगा अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा। मुझे अल्लाह से और आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है और रहेगी मोहब्बत आपसे। चाहे आप मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। गरीबों से, मजलूमों से, पिछड़ा से मोहब्बत करता और करता रहूंगा। अल्लाह ने मुझे जिंदगी में बहुत दिया है, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है। मगर मैं ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा हो जाए। आप इन चीजों को समझिए जो हम आपके सामने रखे। कब तक आप डर डर कर, घुट घुट कर जिंदगी गुजारेंगे? कभी तुमने सोचा कि आखिर हमारी गाड़ी पर ही गोलियां क्यों चलाई गई? क्यों हम पर हमारी आवाज को, हमारी हत्या करने की कोशिश की गई? इतने बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, आखिर हमारी गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई? यकीनन मेरी जिंदगी की अहमियत आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं जिंदा रहूंगा। जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मैं चला जाऊंगा। मगर खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, आप भी इस बात को जान लो, मैं जालिमों के जुल्म से, इनकी गोलियों से, इनकी ताकत से कभी झुकने वाला नहीं हूं। मैं लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत। कब तक डरेंगे मेरे भाई? आप डरते हैं क्या? क्या बीजेपी से, मोदी, योगी, अखिलेश से डरते हैं क्या? जब नहीं डरते तो फिर क्यों आप अपने फैसले को बदलेंगे नहीं? अगर आप नहीं डरते तो एक अच्छा फैसला लो। उम्मीद के ऊपर मजलिस को और जन अधिकार पार्टी को वोट दो। आप डर की बुनियाद पर मेरा साथ मत दो। मैं डरने वाला नहीं हूं, ना मैं डरने वालों को अपने साथ रखता हूं। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर नानपारा का नौजवान सुरक्षित होगा तो ओवैसी की जान सुरक्षित होगी। मैं 1994 में विधायक बना, अब 2022 आ चुके हैं। मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लिया और नहीं लूंगा। मैं गरीबों की लड़ाई में मरने को तैयार हूं। मैं सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके दिल के किसी कोने में आप इस दीवाने को अपनी जगह दे दीजिए। बस इतना चाहता हूं आपसे, इतना चाहता हूं। यही मेरे लिए दौलत होगी, यही मेरे लिए आखिरत का सौदा होगा कि कम से कम जब रब्बे कायनात के सामने जाऊंगा तो कहूंगा अल्लाह कुछ नहीं किया मगर हक को बयान करने की कोशिश की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त उठने का है, ये वक्त झुकने का नहीं है। याद रखो, 35-40 साल आपने बहुत साथ दे दिया, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का। अब डरना किसी से नहीं है। और अगर दिल के किसी कोने में डर आता है तो उस बच्ची को याद रखो जो उसके अतराफ बलवाई ने घेर लिए थे 25 बच्चे उसको। तो उस बच्ची ने क्या कहा था? उस बच्ची ने कहा जब मैं डरती हूं तो मैं क्या नारा लगाती हूं? क्या नारा लगाती हूं? ताकत से लगाओ। अब जनता में लगा लिए, घर में भी जाओ। जब आराम से बैठे, जब दिमाग में ये फसफसा आएगा, अरे ये बात तो वैसी सच कर गया, मगर बीजेपी का क्या करें?
हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी यहां पर। याद रखिए, आपके सामने एक यजीद है, यजीद को जानते हैं ना? आपके सामने एक यजीद है, एक फिरौन है, एक यजीद है, एक फिरौन है, एक नमरूद है। अब आप किसको वोट देंगे? आप हुसैनियत का परचम थामने वालों का साथ हो, वो सच्चाई जो लड़ने वाली है कि सच को गालिब करना है, झूठ को हराना है। झूठ को हराओ 27 तारीख के दिन। आप सोचिए मेरी इस बात पर, आजम खान जेल में क्यों है? आजम खान जेल में क्यों है? क्योंकि अखिलेश के मंत्री थे, मंत्रालय में उन्होंने तकर्रुर किया, नौकरी दी, जेल में है। अखिलेश मुख्यमंत्री है, आजम जेल में है, अखिलेश बाहर है। आजम पिछले 2 साल से जेल में है, अखिलेश आजाद पंछी की तरह फिर रहे। जो मुख्यमंत्री था उस पर कुछ नहीं है, वो आजाद है और आजम जेल में है। महाराष्ट्र में छगन भुजबल है, वो जेल में था, वो भी एक पार्टी का मिनी मंत्री था। उस पार्टी के बड़े लीडरों को कुछ नहीं हुआ, भुजबल जेल को गए, बरसों जेल में रहकर निकल कर आए। बाबू सिंह कुशवाहा जेल में थे, 4 साल जेल से निकले। अब महाराष्ट्र में नवाब मलिक को डाल दिया गया। बताओ, यही तो मेरी लड़ाई है। जो कमजोर है वो सिर्फ वोट डाल सकता है, जो वंचित है वोट डाल सकता है, जो पिछड़ा है वोट डालना उसका काम है, गुलामी करना उसका काम है। वो इन बड़े बड़े नेताओं का गुलाम है। मगर हम यही तो कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं जेल जाते, हम क्यों जेल जाते? तुम इसलिए जेल को जाते क्योंकि तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तुम्हारे वोट की अहमियत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी नेता को नहीं बनाया। नेता को बनाओ, कोई आसमान या जमीन से निकल कर नहीं आएगा, आप ही के दरमियान से कोई नेता बनेगा। ओवैसी अगर नानपारा को आया है और आता रहेगा इंशाअल्लाह, तो आपको नेता बनाने के लिए आया हूं। मैं अपनी मकबूलियत में या मेरी तारीफ में नारे लगवाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे आपकी तारीफ के नारों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप मुत्तहिद हो जाइए और जमीन से अपने नेता को बनाइए, जो इन तमाम बड़े बड़े नेताओं से जो ऊंचे हैं, बड़े, मगर अगर जुल्म होता है तो गरीबों पर जुल्म होता है। वो आजाद फिरते हैं और हम जेल को चले जाते हैं, ये फर्क है। और फिर एक और बात आपसे कहेंगे, लोग बोलेंगे कि ओवैसी आता है तो बीजेपी जीतती है, बोलते हैं ना, खाली अपना सर हिला दो मैं समझ जाऊंगा, बोलते हैं ना। अब आप बताइए, हमारी जबान कड़वी क्यों है? हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का माहिरीन को बिठाकर उनसे कहा कि बताओ, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का क्या जमीन पर उनके हालात है? आप सुनो, हमको गाली देते हैं ना, क्या क्या हम पर इल्जाम लगाते, और इल्जाम लगाने वालों तैयार हो जाओ। जब फैसला होगा नेकी का और बुराई का, उस दिन तुमको जवाब देना पड़ेगा इल्जामों का। तुम जितने इल्जाम लगाते लगाओ मुझ पर, मैं हर चीज को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो आप आपकी बर्बादी की दास्तान। जो आपसे आकर कह रहे आंख बंद करके सपा को वोट दो, अपनी जवानी को भैया पे कुर्बान करो, बीजेपी को रोकना है, फुला फुला कहते हैं ना। अब आप सुनो, उत्तर प्रदेश में 10 मुसलमानों में 7 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां लिखना पढ़ना हिसाब किताब करना नहीं जानती। 10 में से 7। बताओ इसका जिम्मेदार ओवैसी है? ये आंकड़े दे रहा हूं
अगर कोई इनकार करेगा तो जगह और वक्त बता दो, आऊंगा मैं, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं बैठ पाओगे। और आप सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक घर में, मुसलमान के घर में अगर 7 रुपये खर्च होते तो उत्तर प्रदेश के बाहर जो प्रदेश है वहां पर वही मुसलमान के घर में 10 रुपये खर्च होते हैं। बताओ, जब 7 रुपये आप खर्च रहे तो क्या खाते होंगे, क्या बच्चों को शिक्षा दिलाते होंगे। जब कोई बीमार पड़ता तो कर्जों में डूब जाते हैं। अब मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। तीसरा एक और सुन लो आप, 10 में से सिर्फ एक मुस्लिम बच्चा और बच्ची हाई स्कूल मुकम्मल करती है। 10 में से एक। मैं जिम्मेदार हूं, सपा वाले नहीं बोलेंगे, बीएसपी नहीं बोलेगी, बीजेपी नहीं बोलेगी। हम बता रहे हैं आपको, 5 और 14 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी करने वाले अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान से, तो वो नानपारा की जनता के इंसाफ के लिए लड़ेगा। इस बात का हम आपको वादा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से अगर आप ये समझते हैं कि बीजेपी को हरा पाएंगे, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने 7 साल में 3 मरतबा आपने ऐसे फैसले लिए जिसकी बिना पर बीजेपी को फायदा हुआ। 2014 में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2017 के विधानसभा के चुनाव में आपके सामने कहा गया कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी है, साथ दो। आपने उनकी बातों पर यकीन किया, मगर बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 में अखिलेश और बहन मायावती मिल लिए तो आपने समझा कि चलो अब तो काम हो गया। आपने फिर उस बात का भरोसा किया, मगर फिर बीजेपी जीत गई। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि बीजेपी को जरूर हम और आप मिलकर आएंगे, मगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ ओवैसी कुशवाहा की नहीं है। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी मायावती पर है, अखिलेश पर है, राहुल पर है। मगर होता क्या है कि जब चुनाव आता तो नानपारा के गली कूचों में आकर कहते हैं कौम का मामला है, कौम का मामला है, कौम का मामला है, और फिर कहते हैं जिंदगी और मौत का मामला है, और आपको डराकर फुसलाकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं। आप जरूर वोट दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, मगर याद रखिए आपकी वोट की अहमियत क्या है। अगर वही वोट आपका लेख को तब्दील हो जाएगा तो बीजेपी भी हारेगी और नागनाथ और सांपनाथ भी हारेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपके नानपारा के किसी के घर के सामने एक नागनाथ और एक सांपनाथ खड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे बाहर नहीं निकल सक रहा हूं, क्या करना चाहिए? आप परेशान हैं तो आप क्या सोचते हैं कि भाई मदारी को बुलाओ। अब वो मदारी शेरवानी पहन के आपके दरमियान में खड़ा है। ये नागनाथ और सांपनाथ की जोड़ी है। अगर कोई समझ रहा है कि इनको वोट देंगे बीजेपी हारेगी, ये फैसला मत लीजिए। मंजलिस को और बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और देश के प्रधानमंत्री तो जो दिल भी आया बोले जा रहे, अनाप शनाप बके जा रहे। नहीं मालूम क्यों ऐसा बोल रहे। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता वोट इसलिए देगी बीजेपी को क्योंकि वो मोदी का नमक खाया। आप बताइए कि आपने देश का नमक खाया और मोदी का नमक खाया आपने? तो आप नमक जब देश का खाए तो क्या आप देश से नमक की वफादारी करेंगे या फिर ये मोदी की वफादारी करेंगे? क्योंकि देश और मुल्क मोदी और ओवैसी से बड़ा है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं देश से बड़ा हो चुका हूं, इसीलिए बके जा रहे, बोले जा रहे। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारी इन बात पर गौर करिए। और आखिर बात आपको बोल कर जाते हैं
कि याद रखिए, आप याद रखिए कि भारत की राजनीति में जिस किसी के पास ताकत होगी, जिसके पास उसका नेता होगा, उसको ही इंसाफ मिलता है। जिसके पास कोई नेता नहीं होगा, आपको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कभी इस पार्टी के पैर में आप, कभी उस पार्टी के पैर में आप। कोई खड़े होकर मुझसे पूछ सकता हो ऐसी इसकी मिसाल दो, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उससे इंसाफ भी होगा और उससे सरकार डरेगी भी। जिसका नेता नहीं है, जिसकी ताकत नहीं है, ना उससे